कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डिकी नाम के एक छोटे लड़के को जो बहुत गरीब घर का बच्चा है। घर में तंगी और दिक्कतों का कोई अंत नहीं है, फिर भी डिकी के पापा दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि अपने बेटे को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। डिकी शहर के सबसे नामी गिरामी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह वहाँ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाता। स्कूल के बाकी सब बच्चे अमीर घरों के हैं। वे शानदार और साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते हैं, महंगे महंगे खिलौनों के साथ घूमते हैं और बहुत ऐश की जिंदगी जीते हैं। दूसरी तरफ डिक्की की सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। वह स्कूल गंदे कपड़े और फटे टूटे जूते पहनकर आता है। डिक्की की यह हालत देखकर उसकी क्लास टीचर मिस युआन को बहुत तरस आता है। वह नोटिस करती हैं कि डिक्की हमेशा बिखरा हुआ और थका हुआ सा दिखता है। वह डिक्की के पापा से इस बारे में बात करना चाहती हैं, लेकिन डिक्की बताता है कि उसके पापा काम में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। असल में डिक्की जब बहुत छोटा था तभी उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से पापा और बेटा ही एक दूसरे का इकलौता सहारा है और पापा काम में बिजी रहने की वजह से डिक्की को दिन का ज्यादातर टाइम अकेले ही बिताना पड़ता है। एक दिन क्लास में टीचर सबको एक सिंपल सा सवाल पूछती हैं कि बड़े होकर वे क्या बनना चाहते हैं। बहुत से बच्चे जवाब देते हैं कि वे अमीर या बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन डिक्की ऐसा जवाब देता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वह कहता है कि वह बड़े होकर गरीब बनना चाहता है। पूरी क्लास उसकी बात सुनकर सन्न रह जाती है, लेकिन इसके बाद ही डिक्की समझाकर कहता है उसके पापा ने उसे सिखाया है कि इंसान अगर ईमानदार और मेहनती हो और दिल लगाकर पढ़ाई करे तो गरीब होने पर भी सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट करेगी। सोच बहुत सिंपल थी, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा थी। लेकिन रियल वर्ल्ड इतना आसान नहीं है, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। क्लास के दौरान एक टीचर के हाथ से एक पेन नीचे गिर जाता है तो डिक्की तमीज के नाते उसे उठाने जाता है, लेकिन उसे थैंक यू कहना तो दूर, टीचर उल्टा एक अजीब और इंसल्टिंग बिहेवियर कर बैठते हैं। वह डिक्की से कहते हैं कि पेन को वापस जमीन पर रख दे, और डिक्की ने उसे छुआ है इसलिए खुद एक कपड़े के टुकड़े से पेन को उठाते हैं। यह एक इंसिडेंट ही साफ समझा देता है कि आसपास के कुछ लोग उसे कितना नीचा समझते हैं। टिफिन ब्रेक में भी डिक्की का लक साथ नहीं देता। जॉनी नाम का एक अमीर लड़का अपना नया रोबोट डॉग सीजे1 सबको दिखा रहा था। सब बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर उसे देखने के लिए उसे घेर लेते हैं। डिक्की दूर से चुपचाप यह देख रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि ऐसा महंगा खिलौना खरीदने की औकात उसकी कभी नहीं होगी। ठीक तभी कुछ लड़के मैगी नाम की एक लड़की को छिड़ाने शुरू कर देते हैं। मैगी दिखने में बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी, इसलिए वे उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन डिक्की यह चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह बीच में आकर लड़कों से कहता है कि मैगी को अब और परेशान न किया जाए। खुद गरीब और कमजोर होने के बावजूद सही बात के लिए स्टैंड लेने से वह पीछे नहीं हटा। बदमाश लड़के डिक्की की बात को इग्नोर करके चले जाते हैं। इसके बाद पीटी या जिम क्लास में जाकर डिक्की फिर से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। उसके जूते बहुत पुराने और फटे होने के कारण टीचर उसे किसी भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। रिजल्ट ये होता है कि उसे फिर से एक कोने में अकेले बैठना पड़ता है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद मैगी आकर उसके पास बैठ जाती है। मैगी उसे बताती है कि उसने जानबूझकर टीचर से बहाना बनाया है कि वह जूते लाना भूल गई है, ताकि वह डिक्की के साथ अकेले बैठकर टाइम स्पेंड कर सके। ये छोटा सा इंसिडेंट प्रूफ कर देता है कि डिक्की अब इस जालिम दुनिया में पूरी तरह अकेला नहीं है। उसके साथ भी खड़े होने वाला एक दोस्त मिल गया है। मैगी तब डिक्की से पूछती है कि उसके सब जूतों की हालत ऐसी ही पुरानी है क्या। डिक्की बिना कुछ छुपाए पूरी ईमानदारी से जवाब देता है हाँ। वह समझाकर कहता है कि उसके पापा को यह जूते कचरे के ढेर से मिले थे। डिक्की अपने पापा से दिल से प्यार और उनकी रिस्पेक्ट करता है, और उन्हें लेकर डिक्की के मन में कोई शर्म नहीं है। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी विश छुपी हुई है। वह एक जोड़ी नए स्नीकर्स चाहता है ताकि वह ठीक से जिम क्लास में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि उसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट पर डिक्की के पापा की हालत बहुत खराब है। डिक्की के पापा बेहद कमजोर और थक चुके हैं, और इस भारी काम के साथ अब चाहकर भी तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। उनकी यह हालत देखकर सुपरवाइजर या बॉस उन्हें काम से निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन पापा तभी बॉस के हाथ पैर जोड़कर भीख मांगने लगते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है ताकि बेटे के लिए एक टेबल फैन खरीद सकें, क्योंकि भयंकर गर्मी की वजह से डिक्की रात को सो नहीं पाता। बॉस थोड़ा हैरान होकर उनसे पूछते हैं एक प्राइवेट स्कूल में बेटे को पढ़ाने के लिए तुम इतनी मुसीबत क्यों उठा रहे हो। पापा तब बहुत सिंपल लेकिन एक पावरफुल जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि वह चाहते हैं कि डिक्की को लाइफ में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिले और उसे खुद की तरह ऐसी हाड़ तोड़ मेहनत न करनी पड़े। ये बात सुनकर बॉस का दिल थोड़ा पिघल जाता है और वह डिक्की के पापा को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। उस रात पापा अपनी पुरानी साइकिल चलाकर घर लौटते हैं और साइकिल के पीछे एक फैन लटका हुआ था। वे एक टूटी फूटी खंडहर और आधी बनी हुई बिल्डिंग में रहते थे। डिक्की जब फैन को देखता है तो वह खुशी से झूम उठता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा सचमुच यह खरीद कर लाए हैं, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। फैन का स्विच ऑन करते ही पता चला कि वह चल ही नहीं रहा है। डिक्की के मन में तब शक होता है। वह
वह समझ जाता है कि पापा शायद इसे भी डस्टबिन से उठा लाए हैं, लेकिन पापा आनन फानन में झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं और खरीदते वक्त ये बिल्कुल ठीक चल रहा था। आखिर में डिकी को उसी हाथ वाले पंखे से हवा करके खुद को ठंडा करना पड़ता है। इसके बाद डिनर के टाइम माहौल और भी इमोशनल हो जाता है। पापा एक पुराना सेब लेते हैं और उसका सड़ा हुआ हिस्सा काट कर निकाल देते हैं और अच्छे टुकड़े बेटे के मुंह में खिलाते हैं। ठीक उसी मोमेंट पर डिकी थोड़ी हिम्मत जुटाकर पापा से एक जोड़ी नए स्नीकर्स मांग बैठता है। एक सेकंड के लिए पापा एकदम चुप हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हंसकर प्रॉमिस करते हैं, बहुत जल्द मैं तुझे नए जूते खरीद दूंगा। ये एक प्रॉमिस ही डिकी के लिए सब कुछ था। सोने जाने से पहले पापा बेटा मिलकर घर के अंदर थोड़ा फन टाइम स्पेंड करते हैं। उनका गेम बहुत अजीब लेकिन मजेदार था। घर के कोने कोने में छुपे कॉकरोच को भगाना और मारना। ऐसी भयंकर गरीबी में भी वे खुश रहने के छोटे छोटे मोमेंट्स ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह वे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने खड़े होकर कांच के पार से टीवी पर न्यूज देख रहे थे। न्यूज में एक अजीब चीज दिखाई जा रही थी। एक आदमी क्लेम कर रहा था कि उसने आसमान में उड़ती हुई सॉसर या यूएफओ देखी है, लेकिन उसकी दिखाई फोटो एकदम फेक लग रही थी क्योंकि स्पेसशिप दिखने में हूबहू उस आदमी के सिर जैसी ही थी। ये साफ था कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। पापा जब खोकर न्यूज देख रहे थे, डिकी तब धीरे से पास ही की एक खिलौने की दुकान में चला जाता है। अंदर उसे एक शानदार चीज दिखाई देती है, ठीक जॉनी के उस रोबोट डॉग जैसा एक खिलौना जिसका नाम CJ1 था। खिलौने को देखकर डिकी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह अपने पापा को बुलाकर कहता है, तुम अगर मुझे ये CJ1 खरीद दो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ लाइफ में फिर कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन पापा के पास तो पैसे थे ही नहीं। वह डिकी को प्यार से खिलौना वापस अपनी जगह पर रखने को कहते हैं, लेकिन डिकी जिद पर अड़ जाता है। वह बार बार खिलौना लेने के लिए रोने लगता है और ठीक तभी लाइफ में पहली बार पापा अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देते हैं और डिकी को एक थप्पड़ मार बैठते हैं। वह मोमेंट पूरे माहौल को एक गहरे दर्द से भर देता है। डिकी खिलौना अपनी जगह पर रखकर रोने लगता है और दुकान से दौड़कर बाहर निकल जाता है। थप्पड़ मारने के तुरंत बाद पापा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछतावे में बेटे के पीछे भागते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब वह डिकी को पाते हैं तो देखते हैं कि वह अपनी क्लास टीचर मिस युआन के साथ खड़ा है। मिस युआन बहुत तमीज से पापा को बताती हैं कि वह उनके घर विजिट करना चाहती हैं। उनका मानना है कि बच्चे की पढ़ाई के पीछे पेरेंट्स का डायरेक्ट रोल होना चाहिए, लेकिन अपने टूटे फूटे घर के बारे में सोचकर पापा को बहुत शर्म आती है और वह झिझक जाते हैं। इसलिए वह आनन फानन में काम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। उस रात पापा एक कबाड़ खाने या कचरे के ढेर पर जाते हैं। डिकी के लिए काम की कोई चीज मिल जाए इस उम्मीद में वह कचरे के अंदर ढूंढना शुरू करते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक जोड़ी पुराने लेकिन चलने लायक स्नीकर्स मिल जाते हैं। इसके बाद वहां एक टूटा हुआ टीवी देखकर वह चेक करने की कोशिश करते हैं कि वह ठीक है या नहीं। ठीक तभी एक अजीब कांड हो जाता है। कचरे के ढेर से एक चमकती हुई उड़ती हुई चीज या यूएफओ निकलकर पलक झपकते ही आसमान में गायब हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वह एक अजीब चीज छोड़ जाती है, एक छोटा ग्रीन कलर का चमकता हुआ बॉल। पापा ज्यादा सोचे बिना बॉल को उठाकर घर ले आते हैं। घर लौटकर वह बहुत एक्साइटेड होकर डिकी को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तेरे लिए CJ1 से भी शानदार चीज लेकर आया हूँ। डिकी एक्साइटेड होकर दौड़ कर आता है, लेकिन चीज को देखते ही उसकी सारी एक्साइटमेंट पानी हो जाती है। यह जेली जैसा दिखने वाला एक अजीब सा ग्रीन बॉल था। इसके बावजूद अगले दिन वह उसी बॉल को लेकर स्कूल जाने का फैसला करता है। स्कूल में हमेशा की तरह जॉनी फिर से उसे पोक करने और परेशान करने आता है। जॉनी पूछता है, ये क्या चीज है? डिकी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने की कोशिश करते हुए झूठ बोल देता है कि इसका नाम CJ7 है और ये जॉनी के CJ1 से 1000 गुना बेहतर है। जॉनी जोर से हंस पड़ता है और डिकी की इंसल्ट करने लगता है। वह यहाँ तक कह देता है कि डिकी के पापा पक्का इसे डस्टबिन से उठाकर लाए हैं। पापा के नाम पर ऐसी बात सुनकर डिकी का खून खौल जाता है। वह जॉनी को वार्न करता है कि उसके पापा को लेकर ऐसी फालतू बात फिर कभी न करे, लेकिन जॉनी रुकने वाला नहीं था। उल्टा वह मुंह से एक सीटी बजाता है और तभी ड्रैगन नाम का एक बहुत बड़े साइज का लड़का वहां आ जाता है जो डिक्की से साइज में लगभग 5 गुना बड़ा था। ड्रैगन आकर डिक्की को एक झटके में पकड़ता है और तिनके की तरह दूर फेंक देता है। उस रात लड़ाई करने और स्कूल की यूनिफॉर्म फाड़ने की वजह से डिक्की को पापा से कड़ी डांट खानी पड़ती है। डिक्की तब रोते रोते अपने पापा को समझाता है कि उस फालतू खिलौने की वजह से ही स्कूल में सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। पापा बेटे की इस बातचीत के बीच ही अचानक एक अनबिलीवेबल इंसिडेंट होता है। वह ग्रीन बॉल अचानक खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। वह हिलने डुलने लगता है और उसकी बॉडी से नुकीले कांटे निकलने लगते हैं। इसके बाद उसके अंदर से एक अजीब सा ब्लैक होल बनने लगता है। डिक्की बुरी तरह डरकर बॉल को दूर फेंक देता है। वह चिल्लाकर कहने लगता है कि यह बॉल मनहूस है और उसे घर में भूत दिख रहा है, लेकिन पापा उसकी बात पर ध्यान न देकर फोकस के साथ बेटे की यूनिफॉर्म सिलने में लगे रहते हैं। ठीक तभी घर की अलमारी का दरवाजा धीरे से खुल जाता है। डिक्की डर से कांपते हुए अंदर देखता है और
पाता है कि कोई क्रिएचर वहाँ हिलडुल रहा है। वह डर के मारे चीख पड़ता है। अब डिकी के पापा काफी इरिटेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लड़का बिना वजह कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, इसलिए सजा के तौर पर वह डिकी को उसी अलमारी के अंदर बंद कर देते हैं। अंधेरे में अकेला पाकर डिकी सचमुच बहुत ज्यादा डर जाता है। वह भगवान को याद करने लगता है ताकि वह उसकी रक्षा करे, और ठीक तभी एक जादुई कांड होता है। वह ग्रीन बॉल एक टॉर्च लाइट की तरह तेज चमकने लगता है। आसपास का कमरा बदल जाता है और डिकी को ऐसा लगने लगता है जैसे वह किसी दूसरी ही इमेजिनरी दुनिया में आ गया हो। इस अजीब नजारे के बीच उसे पत्ता गोभी जैसे सिर वाला एक अजीबोगरीब क्रिएचर दिखाई देता है। वह क्रिएचर अपने सिर के एंटीना का यूज करके टूटी फूटी चीजें ठीक कर रहा था, लेकिन ऐसा करते वक्त जो एनर्जी स्टोन उसे जिंदा रखे हुए था वह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह क्रिएचर एक बेजान खिलौने में बदल जाता है। डिकी एक इम्पोर्टेंट बात समझ जाता है, अगर उस एनर्जी सोर्स या स्टोन को फिर से पहली वाली हालत में लाया जाए तो वह क्रिएचर फिर से जिंदा हो जाएगा। अचानक ही वह नजारा गायब हो जाता है। अलमारी के अंदर वापस आकर डिकी तो पूरा सन्न रह जाता है। वह ग्रीन बॉल अब सचमुच एक छोटे एलियन में बदल चुका है। ठीक उसी मोमेंट पर उसके पापा अलमारी का दरवाजा खोल देते हैं और डिकी फटाफट उस क्रिएचर को छुपा लेता है। अगले दिन पापा के काम पर जाने के बाद डिकी समझने की कोशिश करता है कि यह क्रिएचर असल में है क्या। काफी देर सोचने के बाद वह एक मजेदार नतीजे पर पहुंचता है। यह एक स्पेस डॉग है और उसी मोमेंट से वह इसका नाम रखता है CJ7। उस रात एक बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड होता है। डिकी और CJ7 एक साथ खेलते हैं, हंसते हैं, यहाँ तक कि डांस भी करते हैं। लाइफ में पहली बार डिकी को दिल से असली खुशी मिलती है। इसी बीच CJ7 को एक सड़ा हुआ सेब मिलता है। अपनी अजीब जादुई पावर का यूज करके वह सड़े हुए सेब को एकदम ताजा और फ्रेश बना देता है। डिकी उसका टेस्ट लेकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। अब वह पूरी तरह श्योर हो जाता है कि यह सिर्फ कोई खिलौना नहीं बल्कि एक जादुई डॉग है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त डिकी काफी प्राउड के साथ CJ7 को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाता है। वह इसका एक छोटा सा टेस्ट लेने का फैसला करता है। वह कहता है, तुम अगर यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग डॉग को हरा दो तभी मैं मानूंगा कि तुम एक असली सुपर डॉग हो। यह बात सुनते ही CJ7 उस डॉग की तरफ लपकता है और सबको हैरान करते हुए बहुत आसानी से उसे हरा देता है। डिकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब वह काफी सीना तान कर प्राउड के साथ स्कूल में घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद बाथरूम में छुपे होने के दौरान डिकी के दिमाग में एक खुराफात सूझती है। वह CJ7 से कहता है कि वह उसे एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाने में हेल्प करे। CJ7 तब अपना एक छोटा सा टूल बॉक्स निकालता है और डिकी के लिए एक स्पेशल चश्मा बना देता है। एग्जाम के टाइम उस चश्मे से छोटे छोटे रोबोट जैसे कुछ गैजेट्स बाहर निकलते हैं। वे बिना किसी आवाज के दूसरे स्टूडेंट्स की आंसर शीट को स्कैन करके सारे आंसर डिकी के पास भेजने लगते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अचानक ही जॉनी एक अजीब चीज नोटिस कर लेता है। वह छोटे छोटे रोबोट्स को आसपास उड़ते हुए देखता है। क्यूरियस और इरिटेट होकर वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है और ऐसा करने के चक्कर में वह गलती से टीचर को मार बैठता है। फैनी नाम की एक दूसरी स्टूडेंट भी इस ड्रामे में शामिल हो जाती है और ऐसा नाटक करती है जैसे वह सिर्फ एक मक्खी पकड़ने की कोशिश कर रही हो। पूरी क्लास में एक हंगामा और अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन इस सब के बीच डिकी बहुत शांत दिमाग से अपना एग्जाम खत्म करता है। बाद में एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। लाइफ में पहली बार डिकी को एग्जाम में A ग्रेड मिलता है। वह बहुत खुश और प्राउड फील करता है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं चली। टीचर डिकी का वह चश्मा देखना चाहते हैं। डिकी घबरा जाता है और फटाफट चश्मा टीचर की तरफ फेंक देता है। टीचर जैसे ही उसे चेक करने जाते हैं तभी बूम, चश्मा ब्लास्ट हो जाता है। किस्मत से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन टीचर के मन में गहरा शक पैदा हो जाता है। इसके बाद डिकी फिर से CJ7 से मिलता है। वह उसे बताता है कि उसकी अगली क्लास जिम या PT क्लास है और अब उसे एक जोड़ी सुपर स्नीकर्स या जूतों की जरूरत है। कुछ ही सेकंड में CJ7 वैसे जूते बना देता है। जिम क्लास में टीचर अपना बेस्ट लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड सबको दिखाकर बहुत प्राउडली कहते हैं कि आज तक कोई स्टूडेंट इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। तभी डिकी आगे आता है। अपने नए जादुई जूतों की हेल्प से वह टीचर के रिकॉर्ड से भी बहुत ऊपर कूद जाता है। सब एकदम हैरान रह जाते हैं। टीचर जंप के बार को और ऊपर सेट करके उसे दोबारा ट्राई करने को कहते हैं, लेकिन इस बार डिकी और भी ऊपर जंप लगाता है। इसके बाद से सब कुछ जैसे एक अजीब मोड़ लेने लगता है। ट्रेडमिल पर दौड़ने के टाइम जूतों से अचानक मैकेनिकल पैर निकल आते हैं। वे डिकी के पैरों के साथ लॉक हो जाते हैं और उसे सुपर फास्ट स्पीड में दौड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मशीन उसे झेल नहीं पाती और टूटकर चकनाचूर हो जाती है। इसके बाद स्विमिंग पूल में उतरते ही जूतों से छोटे छोटे पंखे या प्रोपेलर बाहर आ जाते हैं। डिकी पानी के नीचे ठीक वैसे ही स्विमिंग करने लगता है जैसे कोई स्पीड बोट चल रही हो। इसके बाद फुटबॉल खेलते वक्त उसका किक इतना पावरफुल था कि बॉल की चोट से गोल पोस्ट ही टूटकर चकनाचूर हो जाता है। इस लेवल पर आकर टीचर को समझ आ जाता है कि कहीं कोई बहुत बड़ा झोल है। वह डिक्की को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन सबको
हैरान करते हुए डिकी बहुत आसानी से उन्हें हरा देता है। ठीक तभी मिस युआन वहां आ जाती हैं। वह टीचर से कहती हैं कि डिकी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। इसी बीच दूसरे टीचर मिस्टर काओ पुलिस ऑफिसर्स को साथ लेकर ग्राउंड की तरफ आ रहे थे, लेकिन वे डिकी को पकड़ पाते उससे पहले ही वह अपने जादुई जूतों की हेल्प से हवा में उड़कर गायब हो जाता है। अचानक ही डिकी की नींद खुल जाती है। वह नोटिस करता है कि उसके मुंह में एक सेब का टुकड़ा ठंसा हुआ है। आसपास देखकर वह समझ जाता है कि यह सब कुछ असल में एक सपना था। ठीक उसी मोमेंट पर उसके पापा घर लौटते हैं और उसे स्कूल के लिए रेडी होने को कहते हैं, लेकिन तभी डिकी को अपने स्कूल बैग के अंदर CJ7 दिखाई देता है। अब वह बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। सपना भले ही फेक था, लेकिन CJ7 तो सच है। उसके मन में फिर से यह भरोसा जागता है कि CJ7 पक्का उसकी हेल्प कर सकता है। स्कूल के रास्ते में वह एक गली के पास रुकता है जहां एक असली खूंखार कुत्ता रहता था। वह CJ7 का टेस्ट लेने का फैसला करता है और उसे उस कुत्ते से लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन पूरा सीन ही पलट जाता है। असली कुत्ता फुल स्पीड में झपटता है और एक झटके में CJ7 को दूर फेंक देता है। हालत खराब देखकर डिक्की और CJ7 दोनों ही वहां से जान बचाकर दुम दबाकर भागते हैं। इस इंसिडेंट के बाद डिक्की बहुत निराश हो जाता है। उसका अपने स्पेस डॉग पर से भरोसा उठने लगता है। इसके बावजूद वह CJ7 को साथ लेकर स्कूल चला जाता है। बाथरूम में जाकर वह गुस्से में CJ7 से अपनी जादुई पावर का यूज करने को कहता है ताकि वह एग्जाम में फिर से 100 में से 100 नंबर ला सके, लेकिन इस बार CJ7 पहले जैसी कोई हेल्प नहीं कर पाता। उल्टा वह एक अजीब और फनी चीज गिफ्ट करता है, एक ढेला पॉटी। डिकी तब भी कोई चमत्कार होने की उम्मीद में उसी पॉटी को एग्जाम हॉल में ले जाता है। एग्जाम के दौरान वह आंसर मिलने की आस में लगातार उसकी तरफ देखता रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। एग्जाम का टाइम खत्म होने को आता है, पर वह अपनी आंसर शीट पर एक अक्षर भी नहीं लिख पाता। वह मन ही मन बुरी तरह पैनिक करने लगता है। जॉनी उस पॉटी को नोटिस कर लेता है और उसका मजाक उड़ाता है और बात को आगे बढ़ाते हुए वह पॉटी डिकी के मुंह पर दे मारता है। एग्जाम के बाद डिकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। भयंकर गुस्से में वह CJ7 को दबोच लेता है और उसका सिर कमोड के अंदर घुसा देता है। वह चिल्लाकर कहने लगता है कि इस कुत्ते ने उसे ठगा है और वह CJ7 से उसकी सारी जादुई पावर मांगने लगता है, लेकिन CJ7 हमेशा की तरह फिर से एक फनी रिएक्शन देता है। जिम क्लास में जाकर सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। डिकी की बॉडी उस वक्त गंदी और बिखरी हुई थी, इसलिए टीचर गार्डन के मालियों से कहते हैं कि होस पाइप से उसकी बॉडी पर पानी स्प्रे करें। स्कूल के सारे बच्चे उसे देखकर ठाके मारकर हंसने लगते हैं। ऐसी भयंकर इंसल्ट के बाद डिकी एक साथ गुस्से और शर्म से टूट जाता है। वह CJ7 को ढूंढने निकलता है, लेकिन इस बार वह मन ही मन एक चाल चलता है और ऐसा नाटक करता है जैसे उसे अपनी गलती का पछतावा हो। वह बहुत प्यार से नाम लेकर CJ7 को पास बुलाता है। CJ7 भी उस पर भोला भरोसा करके धीरे धीरे अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी डिकी अचानक उसे लपक कर पकड़ लेता है और सीधे डस्टबिन के कचरे में फेंक देता है। इसके बाद वह तेजी से वहां से जाने लगता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही कदम दूर जाने के बाद उसके दिल में जैसे एक कसक उठती है। वह एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ जाता है। इसमें CJ7 की कोई गलती नहीं थी। गलती उसकी खुद की थी, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। अपनी गलती समझ आने पर गिल्ट फील करते हुए वह CJ7 को बचाने के लिए दौड़कर वापस आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कचरा उठाने वाली बड़ी गाड़ी आकर डस्टबिन का सारा कचरा लेकर उसकी आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी। डिकी चिल्लाते हुए और रोते हुए कचरे की गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगता है। उन्हें गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। बाद में घर लौटकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपने पापा से कहता है कि उसने खिलौना खो दिया है और अब वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक तभी उसके पापा ऐसी चौंकाने वाली बात बताते हैं जिसे सुनकर डिकी हैरान रह जाता है। पापा बताते हैं कि थोड़ी देर पहले एक अजीब क्रिएचर घर आया है और देखकर लग रहा था जैसे वह डिकी का ही वेट कर रहा हो। जैसे ही पापा ने कहा, अचानक ही CJ7 एकदम नॉर्मली खुशी से उछलकर डिकी के सामने आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लग रहा था कि छोटे से इस क्रिएचर ने पहले ही डिकी को माफ कर दिया है। CJ7 को सही सलामत देखकर डिकी के दिल को बहुत सुकून मिलता है, लेकिन डिकी के पापा काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वह पूछते हैं कि यह अजीब चीज असल में है क्या। डिकी आनन फानन में कहता है कि यह सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन पापा उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वह CJ7 को खींचने, मोड़ने और अलग अलग तरीके से टेस्ट करने लगते हैं। वह यहाँ तक कि एक भारी लोहे की शीट के नीचे दबाकर उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। फिर भी CJ7 को कुछ नहीं होता। वह मजे में जिंदा रहता है। पापा अब काफी टेंशन में आ जाते हैं और उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिकी पापा को रोक देता है और उसे छोड़ देने के लिए मिन्नतें करने लगता है। उस रात फिर से एक जादुई कांड होता है। गर्मी की वजह से डिकी को किसी भी तरह नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए CJ7 अपने
अपने सिर के एंटीना का यूज करके उस खराब फैन को ठीक कर देता है। आखिरकार कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है, लेकिन अपनी जादुई पावर का यूज करने की वजह से CJ7 बहुत कमजोर हो जाता है और तुरंत ही सो जाता है। अगले दिन सुबह पापा तो एकदम हैरान रह गए। वह सोच ही नहीं पा रहे थे कि खराब फैन अचानक कैसे चलने लगा। ठीक उसी टाइम डिक्की पापा को अपनी एग्जाम शीट दिखाता है। शीट देखकर पापा एक साथ सन्न और खुशी से पागल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 100 में से 100 नंबर मिले थे। वह अपने बेटे पर बहुत प्राउड फील करते हैं। इसके बाद स्कूल में डिक्की काफी सीना तान कर आता है और CJ7 उसके कंधे पर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में बदमाश लड़के उसे नोटिस कर लेते हैं। खतरा भांप कर CJ7 फटाफट डिक्की के बैग के अंदर छुप जाता है। जॉनी आकर पूछता है कि वह बैग के अंदर क्या छुपा रहा है। डिक्की उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक ही जॉनी डिक्की का बैग छीन लेता है और CJ7 उनके हाथ लग जाता है। बदमाश लड़के समझने की कोशिश करते हैं कि यह चीज असल में है क्या। वे अलग अलग तरह के नुकीले टूल्स का यूज करते हैं, लेकिन CJ7 पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। डिक्की तब काउंटर अटैक करके उनके चंगुल से खुद को छुड़ा लेता है। वह जॉनी के ऊपर झपट पड़ता है, जिससे CJ7 को वहां से भागने का एक मौका मिल जाता है। डिक्की जब जॉनी को मारने जाता है, ठीक तभी वह दानव जैसा ड्रैगन फिर से वहां आ धमकता है। वह डिक्की को कसकर पकड़ लेता है और मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर मैगी बीच में आकर खड़ी हो जाती है। वह ड्रैगन को ऑर्डर देती है कि डिक्की को छोड़ दे। ड्रैगन उल्टा मैगी पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी दिखने में जैसी भी हो, वह असल में उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सिर्फ एक घूंसे में वह ड्रैगन को दूर फेंक देती है। ड्रैगन पानी का एक पूरा ड्रम मैगी की तरफ फेंकता है, लेकिन मैगी खाली हाथ से ही उसे चकनाचूर कर देती है। ड्रैगन फिर से आगे बढ़ता है तो मैगी उसे इतने जोर से जकड़कर पटकती है कि वह बेहोश हो जाता है। ये सीन देखकर बाकी सब पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। इसके बाद वह डिक्की का हाथ पकड़कर उठाती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। डिक्की उसे थैंक यू कहता है। ठीक उसी मोमेंट पर टीचर वहां आ जाते हैं और उन सबको सजा देते हैं। वे जब ग्राउंड में पनिशमेंट के तौर पर खड़े थे, तब CJ7 दोबारा वापस आता है और डिक्की को गले लगा लेता है। अब डिक्की बहुत प्राउड के साथ सबको दिखाने लगता है कि CJ7 असल में क्या क्या कर सकता है। वह उसे बैठने को कहता है, अलग अलग फनी फेस बनाने को कहता है और छोटे मोटे कई ट्रिक्स करके दिखाता है। सब हैरान होकर यह जादुई कारनामा देख रहे थे, लेकिन अचानक ही CJ7 फिर से कमजोर हो जाता है। देखकर लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर की सारी पावर या एनर्जी खत्म हो रही है। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट पर डिक्की के पापा काफी प्राउड के साथ अपने साथियों को बेटे की वह एग्जाम शीट दिखा रहे थे। उनकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी उनके बॉस शीट की तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एक पल में बदल जाते हैं। वह ऐसी चौंकाने वाली बात बोलते हैं जिसे सुनकर पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बॉस कहते हैं, तुम्हारे बेटे को अगर पूरे नंबर मिले हैं तो उसने पक्का एग्जाम में चीटिंग की है। वह शीट दिखाकर उंगली से समझाते हैं कि असल में डिक्की को एग्जाम में 0 मिला था और बाद में किसी ने चालाकी करके उसे 100 बना दिया है। अगले दिन सुबह पापा जब घर लौटते हैं तो वह डिक्की को बुलाकर सच जानना चाहते हैं। इस बार डिक्की अब कोई झूठ नहीं बोलता। वह अपने मुंह से सारा सच एक्सेप्ट कर लेता है। वह बताता है कि उसने एग्जाम में सचमुच चीटिंग की थी। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर पापा को दिल पर गहरी चोट लगती है और वह बुरी तरह निराश हो जाते हैं। इसलिए वह डिक्की से CJ7 को छीन लेते हैं। वह साफ कह देते हैं, तू जिस दिन अपनी ईमानदारी और काबिलियत से एग्जाम में कम से कम 60 से ज्यादा नंबर लाएगा, ठीक उसी दिन तुझे यह खिलौना वापस मिलेगा। उस दिन स्कूल में डिक्की का एक और एग्जाम था, लेकिन इस बार वह डिसाइड करता है कि बिना किसी चीटिंग या गलत तरीके के अपनी पूरी मेहनत से एग्जाम देगा। ठीक उसी टाइम उसके पापा एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की भारी ऊंचाई पर खड़े होकर काम कर रहे थे। काम बहुत ज्यादा रिस्की और डेंजरस था, फिर भी वह पेट पालने के लिए यह काम किए जा रहे थे। लेकिन अचानक ही एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ऊपर से एक बहुत भारी लोहे की शीट नीचे गिरते वक्त उनके पैर से बंधी रस्सी में फंस जाती है और एक जोरदार झटके के साथ उन्हें नीचे की तरफ खींच ले जाती है। उनके साथी पूरी कोशिश करने के बाद भी उन्हें बचा नहीं पाते। वह बहुत ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। गिरते मोमेंट पर वह बचने की उम्मीद में एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कपड़ा फट जाता है और वह ऊपर से सीधे नीचे गिर जाते हैं। इधर स्कूल में एग्जाम खत्म होने के बाद डिक्की बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने बिना किसी गलत रास्ते के अपनी काबिलियत पर एग्जाम बहुत अच्छा दिया था। लेकिन उसकी यह खुशी अब ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। मिस युआन क्लासरूम में आकर डिक्की को साथ लेकर सीधे हॉस्पिटल जाती है। वहां पहुंचने के बाद डिक्की को वह दिल दहला देने वाली न्यूज मिलती है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। ये बात सुनते ही डिक्की की बसी बसाई छोटी सी दुनिया एक पल में उजड़ जाती है। घर लौटकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपनी टीचर से घर जाने को कहता है और रोते हुए बोलता है, मुझे अभी थोड़ा सोने की जरूरत है। मैं जानता हूँ जब मैं सोकर उठूंगा मेरे पापा पक्का मेरे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन दिल के किसी कोने में वह भी असली
असली सच जानता था। उस रात हॉस्पिटल के मॉर्ग या कोल्ड स्टोरेज के अंदर CJ7 डिक्की के पापा के बैग से धीरे धीरे बाहर निकलता है। पापा उसे अपने साथ ले गए थे ताकि डिक्की उससे फिर कोई चीटिंग न कर सके। CJ7 पापा की उस बेजान बॉडी की तरफ देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। ठीक तभी वह एक अनबिलीवेबल और हिम्मती फैसला लेता है। वह अपने सिर के एंटीना से जादुई पावर का यूज करके पापा को ठीक करने की पूरी कोशिश शुरू कर देता है। धीरे धीरे पापा की बॉडी के जख्म भरने लगते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा करने के लिए यह काफी नहीं था। CJ7 धीरे धीरे अपनी बॉडी की सारी एनर्जी खोकर बेहद कमजोर हो जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह बार बार अपनी जान की आखिरी बाजी लगाकर कोशिश जारी रखता है। अगले दिन सुबह एक चमत्कार हो जाता है। डिक्की जैसे ही सोकर उठता है, वह देखता है कि उसके पापा भले चंगे जिंदा हैं और उसके पास ही सो रहे हैं। वह एक छलांग लगाकर पापा को कस कर गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह कहता है, पापा प्लीज मुझे इस तरह अकेला छोड़कर फिर कभी कहीं मत जाना। पापा भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन जिंदा हालत में बेटे को गले से लगा लेते हैं। ये पूरा सीन एक अनबिलीवेबल मिरेकल या चमत्कार जैसा था, लेकिन इस चमत्कार के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। कुछ ही देर बाद डिक्की CJ7 की तरफ देखता है और समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। इसके बाद अचानक ही उसके सिर के एंटीना से वह चमकता हुआ एनर्जी स्टोन या बॉल नीचे गिर जाता है और तभी CJ7 एक बेजान नॉर्मल कपड़े की गुड़िया में बदल जाता है। पापा को लगता है कि शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई है। वे उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। CJ7 हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला गया था। उस दिन के बाद से डिक्की CJ7 को हमेशा अपने साथ रखता था, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसका जादुई दोस्त फिर से जिंदा हो जाए। कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टियों में स्कूल के सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक पिकनिक पर जाते हैं। सब जब मौज मस्ती में बिजी थे, डिक्की अचानक आसमान की तरफ देखकर एक उड़ती हुई सॉसर या UFO नोटिस करता है। ठीक उसी टाइम उसकी जेब में रखे CJ7 के सिर के एंटीना में फिर से लाइट जल उठती है और तभी एक शानदार नजारा दिखता है। सामने से CJ7 जैसे दिखने वाले सैकड़ों छोटे छोटे एलियन ग्रुप बनाकर दौड़े चले आ रहे हैं। देखकर लग रहा था कि आखिरकार CJ7 की पूरी फैमिली डिक्की से मिलने आ गई है। शायद डिक्की का वह जादुई दोस्त फिर से जिंदा हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कहानी खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताना। और आज का ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।